नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो दुनिया के सबसे बड़े चौधरी बनने का शौक रखने वाले अमेरिका की कूटनीति इस समय चौराहे पर खड़ी है। ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाला वॉशिंगटन अब उसी तेहरान के सामने 300 अरब डॉलर की थैली लेकर खड़ा नजर आ रहा है। ये वही अमेरिका है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, लेकिन असल में वो कहता कुछ है और करता कुछ है। खाड़ी देशों को सुरक्षा का खोखला भरोसा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की इस नई चाल ने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। ये पूरी कथा अमेरिकी दादागिरी और उसकी दोगली नीतियों का पर्दाफाश करती है, जिसने अपने ही करीबियों की नींद उड़ाकर रख दी है। तथाकथित शांति के मसीहा अमेरिका की इस नई डील से खाड़ी देशों में भारी बेचैनी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वॉशिंगटन ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि चढ़ाई है। अपनों को छोड़ बेगानों के गले लगने की ट्रंप की इस नीति पर अब सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिनों के लिए मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकल चुके हैं, जहां उन्हें खाड़ी देशों के तीखे और असहज करने वाले सवालों का सामना करना पड़ेगा। रूबियो यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं को ये समझाते फिरेंगे कि ट्रंप प्रशासन उनके हितों का सौदा नहीं कर रहा है, लेकिन खोखले दावों पर अब कोई आंख मूंदकर भरोसा करने को तैयार नहीं है। खाड़ी देशों ने हालांकि बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। अरब देशों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ये बातचीत सफल होती है तो ईरान को आर्थिक रूप से इतनी मजबूती मिल जाएगी जो उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अब क्या ये डील ईरान की दशकों पुरानी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को रोकने में वाकई कामयाब होगी, या फिर अमेरिका सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन, जिसको MOU कहा गया है, उसके तहत वॉशिंगटन क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है, जिसे 60 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना है। तो खाड़ी देशों के अधिकारियों को साफ तौर पर यह डर सता रहा है कि महीनों के संघर्ष के बाद पस्त हो चुका तेहरान इस भारी भरकम फंड की मदद से फिर से अपने पैर पसार लेगा और उसकी सैन्य ताकत तथा क्षेत्रीय प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। सोने पर सुहागा यह है कि पिछले हफ्ते हुए समझौते में ईरान के खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। अमेरिका के मिलिट्री बेस जिन अरब देशों में मौजूद हैं, वो इस सौदेबाजी से सबसे ज्यादा सहमे हुए हैं, क्योंकि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता एक स्थिति में है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन और कतर जैसी ताकतें इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रही हैं। ईरान के साथ पिछले युद्धों के दौरान इन सभी अरब देशों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का दर्द झेलना पड़ा था, जिसमें आम नागरिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यही वजह है कि ये देश अब अमेरिका से सीधा हिसाब मांग रहे हैं कि आखिर ट्रंप प्रशासन पर्दे के पीछे तेहरान को क्या परोस रहा है। अब इस पूरी डील में सबसे बड़ा पेच उन अरबों डॉलर को लेकर फंसा है, जिस पर अमेरिका अपनी कुंडली मारकर बैठा था। स्विट्जरलैंड की बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इस रोकी गई संपत्ति को जारी करने का एक नया शिगुफा छोड़ा है, जिससे उनकी चालाकी साफ झलकती है। JD वेंस का कहना है कि वो एक ऐसा तंत्र बनाना चाहते हैं जिससे ईरान का ये पैसा आतंकवाद में ना जाकर वहां के आम लोगों की मदद में लगे। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका की कथनी और करनी में आसमान और पाताल का फर्क होता है। दूसरी तरफ दुनिया के एक और कोने में युद्ध की नई चिंगारी सुलग रही है। जी हां, बेलारूस की सरकार रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर कूदने की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं। बेलारूस के लोकतांत्रिक विपक्ष ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि वहां की सरकार ने अपने सैन्य कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी सेना को विदेशी धरती पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा सके। विपक्षी नेता का मानना है कि यूक्रेन का संघर्ष केवल उसकी अपनी आजादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये बेलारूस के लोकतांत्रिक भविष्य का भी फैसला करेगा। बेलारूस ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेना का तेजी से विस्तार किया है, एक नई सैन्य कमांड बनाए हैं और रिजर्व बल को युद्ध के लिए तैयार किया है। विपक्ष का यह भी गंभीर आरोप है कि सेना में भर्ती का दायरा बढ़ाकर अब कैदियों तक को बंदूक थमाई जा रही है। यही नहीं,
बेलारूस ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करते हुए अपने पूरे डिफेंस सेक्टर को रूस के हवाले कर दिया है और नए सैन्य उपकरणों की खेप तैयार की। इस बीच आपको बता दें, बेलारूस की धरती पर रूसी सैनिकों की हलचल बढ़ गई है और वहां रूस के सामरिक परमाणु हथियार और आधुनिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। रूसी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूसी सैनिकों को खास ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि बेलारूस सरकार ने विपक्ष के दावों पर अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली है। उधर स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 18 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद कुछ अहम मोर्चों पर सहमति बनी और बनने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान के मुख्य वार्ताकार का दावा है कि अमेरिका उनके जमे हुए 12 अरब डॉलर के फंड को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, यानी 12 अरब डॉलर के फंड को अमेरिका छोड़ देगा। अपनी साख बचाने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भी घोषणा कर दी है कि वो ईरान पर लगे प्रतिबंधों में 1 अगस्त तक अस्थायी ढील दे रहे हैं ताकि वो तेल बेच सके। अमेरिका का तर्क है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो ये रियायत दे रहे हैं। इस बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बयान दाग दिया कि इस पैसे का इस्तेमाल ईरान को अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने के लिए करना होगा। लेकिन ईरान के केंद्रीय बैंक ने ट्रंप के इस दावे की हवा निकालते हुए साफ कह दिया कि वो अमेरिका से कुछ भी खरीदने के लिए मजबूर नहीं है। अब विश्लेषकों का मानना है कि भले ही फंड की रिहाई और प्रतिबंधों में ढील से दोनों देशों के बीच जमी बर्फ थोड़ी पिघलती दिख रही हो, लेकिन परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे पेचीदा मुद्दों पर दोनों के बीच अभी 36 का आंकड़ा बना हुआ है। जी हां, ईरान के केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि कतर में जमे 6 अरब डॉलर की पहली किस्त का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान और दवाओं के लिए होगा। उन्होंने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिकी सामान तभी खरीदा जाएगा जब उसकी कीमत और उसकी क्वालिटी बाजार में सबसे बेहतर होगी। यानी ईरान अब अमेरिका की शर्तों पर नाचने को तैयार नहीं। इसके साथ ही ईरान ने उन अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि उसने परमाणु निरीक्षण के लिए किसी नए और कड़े नियमों को स्वीकार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ उनका सहयोग केवल पुराने सुरक्षा समझौतों के दायरे में ही रहेगा। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संसद के फैसलों के बाहर जाकर अमेरिका या किसी अन्य संस्था के सामने घुटने नहीं टेकेगा। और इसी खींचतान के बीच शिखर सम्मेलन में उस समय बड़ा ड्रामा हो गया जब ईरानी प्रतिनिधि मंडल बीच बातचीत से उठकर बाहर चले गए। ईरानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के इस कड़े कदम और अमेरिका के साथ फोटो खिंचवाने से इनकार करने के बाद मध्यस्थ देश पाकिस्तान और कतर के हाथ पैर फूल गए। इस तनाव के बीच ईरान और ओमान ने हॉर्मुज को लेकर भी एक बड़ा फैसला ठोक दिया है और साफ कर दिया है कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग सभी देशों के लिए बिना किसी टोल के खुला रहेगा। ओमान के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे तेल आपूर्ति ठप होने के वैश्विक डर पर कुछ हद तक जो है वो लगाम लगी है। दूसरी ओर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके सैन्य नेतृत्व ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाई जारी रखने और दक्षिणी लेबनान में अपना सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की कसम खाई। अब इसको समझिए कि स्विट्जरलैंड में ईरान, अमेरिका, कंगाल पाकिस्तान, कतर भी है, वार्ता चल रही है। इधर हो रही है डील, स्विट्जरलैंड की वादियों में डील हो रही है, पीस लाने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप साहब जो डील मेकर, पीस मेकर के जो ढिंडोरे पीटते हैं, वहां पर उनके जेडी वेंस, उनके उपराष्ट्रपति अमेरिका के पहुंच चुके हैं। तो स्विट्जरलैंड में पीस हो रहा है, सारी बातें हो रही हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। खाड़ी में बवाल मचा हुआ है, मार्को रूबियो को ट्रंप ने खाड़ी में उतार दिया है। अब सवाल ये उठता है, ये जो तीसरा मोर्चा है, नेतन्याहू का मोर्चा, इस पर क्या हो रहा है? क्योंकि डील में तो लेबनान का भी जिक्र है। डोनाल्ड ट्रंप तो लेबनान को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है। ईरान लेबनान को लेकर सख्त है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने तो साफ कर दिया है कि इजराइल को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। इस मोर्चे पर लड़ाई बंद नहीं हो रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में रूबियो हैं, स्विट्जरलैंड में जो है जेडी वेंस उतर चुके हैं,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू का क्या? आखिर नेतन्याहू मानेंगे या नहीं? क्योंकि अगर ये मोर्चा सुलगा तो फिर ये जो बीच वाला मोर्चा जिसमें मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में पहुंचे हैं, ये भी सुलगेगा। और इधर ईरान जो है वो पहले ही बातचीत से बीच में उठकर चला गया था। अब ईरान क्या करेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो शायद थक गए हैं। अब युद्ध तो अमेरिका से सुलझ नहीं रहा है, इसलिए बातचीत को लेकर जो है अमेरिका और ईरान जो है वो राजी हो गए हैं। अब क्षेत्र में बढ़ते इस बारूद के ढेर को देखते हुए कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने काफी कुछ कह दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि अमेरिका ईरान वार्ता के बाद किसी भी नए सैन्य टकराव को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र तैयार किए गए हैं। खासतौर पर लेबनान और हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी गलतफहमी बड़ी जंग का रूप ना ले ले। तो कुल मिलाकर अमेरिका की कूटनीति अब जो है ये फुस भी साबित हो रही है, और यूं कह ले कि क्या पता ये आगे चलकर ठीक भी हो जाए ना। शांति का नाटक तो अमेरिका बखूबी कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत पर खुद उसके सबसे भरोसेमंद साथी ही भरोसा नहीं कर पा रहे। वॉशिंगटन की इस दोहरी चाल ने मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां शांति की उम्मीद कम और बारूद की गंध ज्यादा आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये दाव खाड़ी में उनके पुराने दोस्तों को नाराज कर रहा है और ईरान को एक नया जीवन दान दे रहा है। अब देखना क्या है? देखना ये है कि मार्को रूबियो का ये दौरा अरब देशों के गुस्से को शांत कर पाता है, या अमेरिका की ये महाडील खुद उसके लिए जी का जंजाल बन जाती है। क्योंकि दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका आज अपनी ही बुनी हुई कूटनीति के जाल में फंसता नजर आ रहा है। तो अब समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो अमेरिका की ये जो गिरती साख है और दोगली नीति जो है, इसका असर साफ खाड़ी के देशों तक जो है वो पहुंच गया है। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया वॉशिंगटन की डबल स्टैंडर्ड को भाप चुकी है। जो अमेरिका कल तक ईरान को आर्थिक पाबंदियां मढ़कर उसे कंगाल करने के दावे कर रहा था, आज वही अपनी इज्जत बचाने के लिए चोर दरवाजे से तेहरान को 300 अरब डॉलर का लालच दे रहा है। इसे कहते हैं कि जब दाल नहीं गली तो डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए ईरान के दरवाजे पर। ट्रंप प्रशासन को लग रहा था कि वो भारी भरकम रकम का झांसा देकर ईरान को अपने इशारों पर नचा लेंगे, लेकिन तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी धोखेबाजी का शिकार नहीं होने वाला। खाड़ी के देश इस तमाशे को देखकर हैरान है कि आखिर जो देश उनके साथ सुरक्षा के बड़े बड़े वादे कर रहा था, वो आज उनके दुश्मनों के पुनर्निर्माण के लिए अपनी तिजोरी खोलने को तैयार बैठा है। इस पूरी नौटंकी में सबसे मजेदार बात दोस्तों ये है कि अमेरिका 300 अरब डॉलर के फंड को लेकर खुद असमंजस में है, और उसके पास इस बात का कोई साफ जवाब नहीं है कि ये पैसा आखिर आएगा कहां से। क्या अमेरिकी करदाताओं का पैसा ईरान के विकास में लगाया जाएगा, या फिर खाड़ी देशों के सिर पर ही इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा? अब पैसा कहां से आएगा ये नहीं पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप ठहरे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने तो बड़े दावे कर दिए कि 300 अरब डॉलर देंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा ये नहीं पता है। अमेरिका खुद तो मध्यस्थ बन रहा है, लेकिन उसकी इस हरकत ने सऊदी अरब और यूएई जैसे उसके सबसे पुराने सहयोगियों के भरोसे को तार तार कर दिया है। इन देशों को अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वक्त आने पर अपने ही दोस्तों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकता है। ईरान ने भी इस कूटनीतिक बिसात पर अपने पत्ते बेहद समझदारी से खोले हैं, जिससे अमेरिका की झेप साफ नजर आने लगी है। स्विट्जरलैंड के बंद कमरों में हुई बातचीत के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये डींगे हाकी थी कि ईरान इस पैसे से अमेरिकी गेहूं और चावल खरीदेगा, तो ईरान ने तुरंत उनके उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। ईरान के केंद्रीय बैंक ने दुनिया के सामने वॉशिंगटन को लताड़ते हुए कहा कि वो कोई गुलाम नहीं है जो अमेरिकी शर्तों पर व्यापार करेगा। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, और जहां से उसे रास्ता और अच्छा सामान मिलेगा वो वहीं से खरीदेगा। अमेरिका का ये अहंकार कि वो पैसे देकर किसी की नीतियां बदल सकता है, यह पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। इतना ही नहीं, परमाणु निरीक्षण के नाम पर जो अमेरिका दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहा था कि उसने ईरान को काबू में कर लिया है, वो वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी नए अमेरिकी दबाव या शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तेहरान का यह सख्त रवैया दिखाता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ईरान आज भी अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता करने को तैयार नहीं। वो IAEA के साथ केवल उन्हीं नियमों के तहत काम करेगा
जो उसने खुद तय किए हैं, ना कि उन नियमों पर जो वॉशिंगटन की बंदूकों की छांव में लिखे गए। अमेरिका की कूटनीति का ये सबसे कमजोर दौर है, जहां वो एक तरफ प्रतिबंध हटाने का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी शर्तों को मनवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लुसान शिखर सम्मेलन में जो ड्रामा हुआ, उसने तो अमेरिकी कूटनीति के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। जब ईरान का प्रतिनिधि मंडल बीच बैठक से उठकर बाहर चला गया और अमेरिका के साथ फोटो खिंचवाने तक से मना कर दिया, तो वॉशिंगटन के अधिकारियों के चेहरे के रंग उड़ गए। यह अमेरिका के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा था जिसकी गूंज पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दी। इस घटना ने साबित कर दिया कि दुनिया की तथाकथित महाशक्ति अब इतनी बेअसर हो चुकी है कि कोई भी देश उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ठुकरा सकता है। इस कूटनीतिक गतिरोध को संभालने में कतर, कंगाल पाकिस्तान जैसे मध्यस्थों के पसीने छूट गए, लेकिन अमेरिका की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। दूसरी तरफ अमेरिका की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए ईरान और ओमान ने हॉर्मूज को लेकर जो ऐलान किया है, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां, अमेरिका हमेशा से समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता था और इस इलाके में तनाव का होआ खड़ा करके अरब देशों को डराता रहता था। लेकिन ईरान और ओमान ने बिना किसी अमेरिकी हस्तक्षेप के ये साफ कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय मार्ग सभी के लिए पूरी तरीके से मुफ्त और सुरक्षित रहेगा। यह अमेरिकी नौसेना के उस एकाधिकार को सीधी चुनौती है जिसके दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करने का ख्वाब देखता था। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का एक और पुराना मोहरा यानी कि इजराइल भी अपनी अलग ही राह कलाप रहा है। नेतन्याहू और उनका सैन्य नेतृत्व लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को और तेज करने की धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका शांति का ढोंग रच रहा है, दूसरी तरफ उसका सबसे करीबी साथी पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बिठाने पर तैयार है। ये वॉशिंगटन की उस नाकाम विदेश नीति का जीता जागता सबूत है, जहां उसका अपना ही सहयोगी और उसके अपने ही सहयोगियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अमेरिका की स्थिति आज कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा वैसी वाली हो गई है, जहां हर कोई अपनी डपली और अपना राग बजा रहा है। वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि कतर के प्रधानमंत्री का कहना है कि जिस तरीके की सुरक्षा उपायों की बात की है, वो साफ दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के देशों को अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि अगर अमेरिका और ईरान की इस तथाकथित डील के बाद कोई नया सैन्य संकट खड़ा हुआ तो वॉशिंगटन सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागेगा। इसलिए मध्यस्थ देश अब खुद ही ऐसे तंत्र बनाने में जुटे हैं जिससे किसी भी संभावित टकराव को रोका जा सके। ये इस बात का प्रतीक है कि खाड़ी के देशों में अब अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय अपनी सुरक्षा की कमान खुद संभालने का मन उन्होंने बना लिया है। ट्रंप प्रशासन की ये $300 अरब की पेशकश असल में शांति स्थापना की कोई गंभीर कोशिश नहीं है, बल्कि ये उनकी गिरती हुई वैश्विक साख को बचाने का एक हताश प्रयास है। अमेरिका आज उस पंछी की तरह नजर आ रहा है जिसको पता ही नहीं है कि जाना किस तरफ, लेकिन वो बाहर से खुद को मजबूत दिखाने का ढोंग कर रहा है। खाड़ी के देश अब इस अमेरिकी मायाजाल को अच्छी तरह समझ चुके हैं और मार्को रूबियो के इस दौरे पर वॉशिंगटन को उसकी औकात याद दिलाने के मूड में है। अरब नेता अब खोखले आश्वासनों से बहलने वाले नहीं हैं। वो ठोस जवाब चाहते हैं कि आखिर उनके हितों की कीमत पर तेहरान को ये संजीवनी क्यों दी जा रही। ये साफ हो जाता है कि अमेरिका की आक्रामक और स्वार्थी कूटनीति अब खुद उसी के गले की हड्डी बन चुकी है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में दशकों तक जो नफरत और अविश्वास का बीज बोया था, आज वही फसल बनकर उसके सामने खड़ा है। ईरान के साथ ये महाडील अमेरिकी साम्राज्य के ढहते हुए प्रभाव की एक और दर्दनाक दास्तान है। वॉशिंगटन भले ही खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझता रहे, लेकिन मिडिल ईस्ट की इस बिसात पर वो इस समय शय और मात के खेल में पूरी तरीके से घिर चुका है, जहां से निकल पाना अब उसके बस की बात नहीं रही। तो आपको बता दें कि वॉशिंगटन की इस बौखलाहट और खाड़ी देशों के इस कड़े रुख ने यह साफ कर दिया है कि अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका ने लंबे समय तक मिडिल ईस्ट को अपनी जागीर समझकर इस्तेमाल किया है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। ईरान को $300 अरब का झुंझुना थमाकर ट्रंप प्रशासन को जो खेल खेलना था, उसकी हवा अब निकल गई है। उसकी हवा खुद उनके अपनों ने ही निकाल दी है। खाड़ी के देशों को इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि अमेरिका उनके हितों की बलि चढ़ाकर अपनी ढहती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक साख को बचाने की फिराक में लगा है।
अमेरिकी कूटनीति की ये हालत हो गई है कि वो अब ना तो अपने दुश्मनों को डरा पा रहे हैं और ना ही अपने दोस्तों को भरोसा दे पा रहे हैं। इस पूरे तमाशे के बीच अमेरिका का दोहरा चेहरा तब और बेनकाब हो जाता है जब वो प्रतिबंधों में ढील देने की बात तो करता है, लेकिन साथ ही ईरान के पैसों पर अपनी शर्तें थोपने की नाकाम कोशिश भी करता है। ट्रंप का ये सोचना कि वो ईरान की रोकी गई संपत्ति को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर लेंगे, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तेहरान ने उनके इस अहंकार को पैरों तले कुचलते हुए साफ कह दिया है कि पैसा हमारा और मर्जी तुम्हारी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका आज एक ऐसे लाचार खिलाड़ी की तरह दिख रहा है जो मैदान में अपनी बनाई चालों में फंसकर रह गया है और जिसे अब अपनी हार साफ नजर आने लगी है। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकी कृषि उत्पादों को खरीदने की शर्त को ठुकराया है, उसने वॉशिंगटन के व्यापारिक घमंड पर गहरी चोट दी है। अमेरिका हमेशा से इधर का ना उधर का वाली स्थिति में रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन इस बार उसका ये दांव उसी पर भारी पड़ गया है। जी हां, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी कूटनीति के टुकड़ों पर पलने वाला नहीं है, बल्कि एक सर्वप्रभु राष्ट्र की तरह अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। अमेरिका का ये सोचना कि वो अपनी दादागिरी के दम पर पूरी दुनिया के बाजार को हाँक सकता है, मिडिल ईस्ट के इस कड़े रुख के बाद पूरी तरीके से बेमानी साबित हो चुका है। तो परमाणु निरीक्षण के मुद्दे पर भी अमेरिका ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, उसकी कलाई खुद ईरान के विदेश मंत्रालय ने खोलकर रख दी है। वॉशिंगटन दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि उसने ईरान को झुका दिया, लेकिन तेहरान के दो टुक बयान ने अमेरिका के इस झूठी शान को भी मिट्टी में मिला दिया। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी नई अमेरिकी घुड़की के आगे झुकने वाला नहीं है और उसका सहयोग केवल पुराने अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में ही रहेगा। यह अमेरिकी कूटनीति की वो नाकामी है जिसे छिपाने के लिए अब मार्को रूबियो जैसे दूतों को मिडिल ईस्ट की खाक छाननी पड़ रही है। तो लूसन की मेज पर जो हुआ वो अमेरिकी इतिहास में उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक बेइज्जती के रूप में दर्ज किया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के सामने से ईरान के प्रतिनिधि मंडल का यूं उठकर चले जाना और संयुक्त फोटो सेशन को लात मार कर देना, ये दिखाता है कि अब दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर चुकी है और वाशिंगटन की हेकड़ी अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि मध्यस्थ देश कतर और कंगाल पाक समझ चुके हैं कि अमेरिका के भरोसे रहकर मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद करना रेगिस्तान में नाव चलाने जैसा है। हालांकि आपको बता दें, पाकिस्तान के अपने युद्ध नहीं सुलझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मसीहा बनने चला है। देश में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मध्यस्थ बनने चला है। वहीं अमेरिकी कूटनीति आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जहां उसका रसूख पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहीं हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान का साझा फैसला तो अमेरिका के मुंह पर एक और करारा तमाचा है। अमेरिका हमेशा से इस इलाके में अपनी नौसेना का डर दिखाकर अरब देशों को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा है, लेकिन इन दोनों देशों ने मिलकर वॉशिंगटन के उस डर के व्यापार को ही बंद कर दिया। अब बिना किसी अमेरिकी मंजूरी के इस महत्वपूर्ण जल मार्ग को खुला रखने का ऐलान ये साबित करता है कि मिडिल ईस्ट अब अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है और उसे किसी विदेशी चौधरी की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका का रणनीतिक एकाधिकार अब इतिहास की बात बनता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की नाक के नीचे उसका सबसे चहेता मोहरा इजराइल जिस तरह लेबनान में आग भड़काने में लगा है, वो वॉशिंगटन की लाचारी को पूरी तरीके से उजागर करता है। एक तरफ अमेरिका शांति की दुहाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ उसके अपने दिए हथियारों से मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। अमेरिका की स्थिति आज उस मुखिया जैसी हो गई है जिसकी बात उसके अपने घर वाले भी नहीं सुनते। ट्रंप प्रशासन की दोहरी कूटनीति अब खुद उनके लिए जी का जंजाल बन चुकी है, जिसने पूरी दुनिया के सामने उनकी विदेश नीति का खोखलापन साबित कर दिया है। तो अंत में ये साफ है कि अमेरिका की ये दोगली नीति अब और चलने वाली नहीं है। 300 अरब डॉलर की इस महा डील के जरिए अमेरिका ने जो जाल बुना था, उसमें वो खुद ही पैर फिसलकर या फिर यूं कह लें कि पैरों को फंसाकर गिर चुका है। खाड़ी के देश अब अमेरिकी झांसे में आने को तैयार नहीं है और मार्को रूबियो का ये दौरा सिर्फ एक नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिसने भी दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश की है, उसका अपना हाथ भी झुलसा है और आज अमेरिका मिडिल ईस्ट की सुलगती हुई आग में अपनी बची कुची साख को भी सुहा करता नजर आ रहा है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।